फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सोशल साइंस का होगा। यानी यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं वो रहेगा आपका सेट नंबर सेकेंड। चूँकि सेट नंबर 1 में 40 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं और आज के इस क्लास में भी हम लोग 40 महत्वपूर्ण यानी कि टॉप सोशल साइंस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बस सब स्टूडेंट शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे और जिन स्टूडेंट को आंसर पता हो हमारे साथ आंसर बताते चलेंगे। तो जो अब तक क्लास में नहीं आए हो दोस्त, सबको शेयर कर देंगे, सब दोस्तों को सेशन को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक भी कर देंगे। जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि इस तरह का हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए तो पहला प्रश्न आपका कहता है यहाँ पे, ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किस देश के बीच हुई। ठीक है, ये जो आपका ब्रेस्ट लिटोवक्स की जो संधि हुई थी किन दो देशों के बीच हुई थी। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, चूंकि हर एक प्रश्न के 4 विकल्प हैं तो बता देना है जल्दी से इसका आंसर कि इसका सही आंसर क्या होगा जब तक हम आपका जो ऑप्शन है उसको बताते हैं। पहला आपका रूस और इटली, दूसरा रूस और फ्रांस, तीसरा रूस और इंग्लैंड और चौथा ऑप्शन में है रूस और जर्मनी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका रूस और जर्मनी, है ना। यानी कि विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो जल्दी से बिना समय गवाए हुए हर एक स्टूडेंट यहाँ पे आंसर बताएंगे और ध्यान से देखेंगे और जो क्लास में अब तक नहीं आए हैं सब दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त जो होंगे वो भी क्लास में आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न कहता है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। यानी कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ उस समझौता को किस नाम से जानते हैं। यहाँ भी दिए गए हैं कितने विकल्प, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। यानी कि ये जो आपका फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था इनमें से 4 विकल्प में से कोई भी इसमें नहीं है सही, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन बोला गया, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में आया, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग, यहाँ पे दिए गए 4 विकल्प, जल्दी से विकल्प देखेंगे और आंसर बताएंगे हर एक स्टूडेंट, समय इधर उधर नहीं गवाना है। आपका 1929 लाहौर, 1933 कोलकाता, 1931 कराची, 1924 बेलगांव। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका 1929 लाहौर, पहला विकल्प। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस जो है लाहौर अधिवेशन यानी कि 1929 में लाया था। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 4 में कहा गया उसको देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। 4 विकल्प यहाँ मौजूद है, जल्दी जल्दी आंसर बता देंगे। सरदार वल्लभ भाई को सरदार की जो उपाधि है वो किस किसान आंदोलन, पहला विकल्प बारदोली है, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा आपका खेरा, चौथा आपका चंपारण। तो सही जो जवाब होगा, सही जो उत्तर होगा, चलिए बहुत अच्छा, इसका सही आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बारदोली किसान आंदोलन। बारदोली किसान आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर यहाँ पे रहेगा वो आपका 5। चलिए 5 भी आपके सामने है क्लियर। 5 नंबर प्रश्न में बोला गया, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ भारत में, ये बता देनी है। 4 विकल्प यहाँ भी है। पहला आपका 1838 है, दूसरा 1858 है, तीसरा 1881 है, चौथा 1911 है। तो फैक्ट्री एक्ट जो भारत में लागू हुआ था वो हुआ था आपका 1881 यानी कि विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी 1881 में आपका फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चूंकि यहाँ पे हम जो देखेंगे वो 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। टॉप आपके 40 क्वेश्चन होंगे सोशल साइंस के। तो यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन का था, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है किस वर्ग के लोगों का शोषण हुआ। पहला आपका श्रमिक वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, तीसरा आपका कृषि वर्ग, चौथा बोला गया सभी वर्ग। तो पूंजीपति के द्वारा जो है आपका जो शोषण किया गया खास तौर से वो था आपका श्रमिक वर्ग। किसका? श्रमिक वर्ग, यानी कि पूंजीपति काम जो करते हैं उसको हम लोग श्रमिक वर्ग कहते हैं। तो श्रमिक वर्ग का यहाँ पे शोषण किया गया। चलिए अगला प्रश्न
प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, वो आपके सामने क्लियर है। कहा गया 7 नंबर में, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति सबसे बड़ी क्रांति क्या, ठीक है, सबसे बड़ी क्रांति क्या, कौन सी है बतानी है, कौन सी थी आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था में होने वाली जो क्रांति है वो सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। पहला आपका वाणिज्य क्रांति, दूसरा औद्योगिक, तीसरा साम्यवादी, चौथा बोला गया भौगोलिक खोज। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आता है। औद्योगिक क्रांति जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 8, सामने है क्लियर। कहा गया यहाँ पे 8 नंबर में, भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई, किस दशक में भूमंडलीय की शुरुआत हुई है। यहाँ पे भी दिए गए 4 विकल्प, जल्दी जल्दी आंसर बता देंगे। 1990 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में और 1980 के दशक में। इसके जो सही जवाब यानी कि सही उत्तर होने वाला है वो होगा आपका 1990 के दशक में, यानी कि विकल्प नंबर फर्स्ट। विकल्प नंबर फर्स्ट 1900 कितना आपका 90 के दशक में इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 9 नंबर प्रश्न में कहा गया यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की है ये बतानी है। यहाँ भी 4 विकल्प है। पहला विकल्प में आपका कुरान है, दूसरा आपका गीता है, तीसरा आपका हदीस है, चौथा बोला गया बाइबिल। तो जल्दी सब स्टूडेंट बता देंगे इसका आंसर। तो राइट आंसर होगा बाइबिल। क्या हो जाएगा बाइबिल, यानी कि विकल्प नंबर 4 गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबिल की छपाई की थी। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 10 नंबर प्रश्न में कहता है उसको देख लेते हैं। बोला गया विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। मुद्रण की शुरुआत विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई है, किस देश में। पहला विकल्प भारत है, दूसरा आपका जापान है, तीसरा चीन है, चौथा है अमेरिका। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे। जब तक हम आपके लिए जो खास ऑफर चल रहा है उसको हम आपको बता दें कि अगर किसी भी स्टूडेंट को ये सेट चाहिए, प्रैक्टिस सेट, साइंस हो या सोशल साइंस या हो मैथ, तो सब सेट यहाँ पे उपलब्ध है। जिन स्टूडेंटों को लेना हो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे यहाँ पे कमेंट करेंगे, आपको यहाँ से जो सेट अभी कराई जा रही है सब सेट मिल जाएगी। हर एक सब्जेक्ट का 10-10 सेट कंप्लीट है। कितना 10-10 सेट कंप्लीट है और हर एक सेट में 40-40 प्रश्न है। कितने प्रश्न है 40-40 प्रश्न है। तो बस इतना कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल यहीं से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें से आपको कोई भी 40 बनाना है। तो टेंशन नहीं लेना, घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ से भी आप बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं अभी से भी। तो जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है यानी कि ऑब्जेक्टिव का क्लास अभी लगातार चलेगा, मैराथन क्लास चलेगा, हर एक क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। जो क्लास में देरी से आएंगे, जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक भी कर देंगे। तो चलिए हम लोग 10 नंबर का हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चीन। क्या होगा आपका चीन, जो कि बहुत सारे स्टूडेंटों का, लगभग स्टूडेंटों का आंसर सही आ रहा था कि सर्वप्रथम जो मुद्रण की शुरुआत हुई थी वो चीन में हुई है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा। मेढक के प्रजनन की जो प्रक्रिया, जनन की जो यानी कि उसके जनरेशन की जो क्रिया है उसको प्रभावित करने वाला रसायन कौन सा। 4 यहाँ पे विकल्प है, बेंजीन है, यूरिया है, एंड्रीन है और फास्फोरस है। यह आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब होगा यानी कि सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आपका एंड्रीन, क्या आपका विकल्प नंबर सी में एंड्रीन है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है इतना। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न में कहा गया उसको देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में बोला गया बिहार में अति जलदोहन से भूमिगत जल में किस तत्व की आपका संकेंद्रण बढ़ा है। किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ा है वो बतानी है। ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन एक बार। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, ऑप्शन भी क्लियर है। तो बिहार में अति जलदोहन से भूमि के अंदर जो है किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए। इसका सही जवाब क्या होगा आपका क्लोराइड। क्या होगा क्लोराइड, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, जो कि आपका है क्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका है यहाँ पे 13 यानी कि 13 नंबर। चलिए थोड़ा सा कर देते हैं इसको छोटा, ताकि सब ऑप्शन आपको दिख जाएगा। चलिए सब ऑप्शन आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। बोला गया यहाँ पे संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की जो धारा 21 है उसका संबंध किससे है। पहला विकल्प है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, दूसरा आपका मृदा संरक्षण से, तीसरा जल संसाधन संरक्षण से, चौथा आपका खनिज संपदा संरक्षण से।
इसका सही जवाब क्या होगा बता देंगे सब स्टूडेंट जल्दी से। सिविक्स का क्वेश्चन है जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कह सकते हैं। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, है ना, विकल्प नंबर फर्स्ट जो कि संविधान की धारा 21 है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका बिहार, क्या बोला गया, क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए हैं, जल्दी से बता देंगे सबका आंसर। पहला विकल्प में 15 है, दूसरा आपका 20, तीसरा आपका 10, चौथा बोला गया आपका विकल्प में 7। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका 15%। कितने, 15% भाग पर वन का फैलाव है। ठीक है, चलिए इतना ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में कहता है आपका एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमें एल्युमिनियम बनाना हो तो किस खनिज की आवश्यकता पड़ेगी, किस खनिज की जरूरत पड़ेगी। 4 विकल्प यहाँ भी दिए गए। पहला विकल्प में आपका मैग्नीज है, दूसरा आपका टीन, तीसरा आपका लोहा, चौथा आपका है बॉक्साइड। तो सही जवाब जो होगा इसका बता देंगे सब स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका होगा बॉक्साइड, यानी कि विकल्प नंबर आपका 4। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर आपका 16 नंबर प्रश्न भी आपके सामने क्लियर है। बोला गया भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास में सर्वाधिक संभावना बढ़ी है। ठीक है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन में के विकास में सर्वाधिक संभावना बढ़ी है। 4 विकल्प यहाँ भी है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है और मेघालय है। जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होगा आपका वेरी गुड, राजस्थान। कहाँ, राजस्थान, चूंकि राजस्थान में अधिक गर्मी पड़ती है, अधिक धूप होती है वहाँ, जिसका आंसर सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, वहाँ अधिक लंबे समय तक हम लोग सूर्य ऊर्जा और काफ़ी पावर में ऊर्जा हम लोग ले सकते हैं। जैसे बिहार में इस समय यानी कि ठंडी के दिनों में सौर ऊर्जा हम लोग प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। इसका सही आंसर क्या होगा आपका राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 17। आगे आपके सामने जल्दी से क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बताएंगे, इधर उधर कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्लास पे एक्टिव रहेंगे, क्वेश्चन पे एक्टिव रहेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बताएंगे। बोलेगा 17 नंबर प्रश्न में आपका निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। चारों में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार देखा भी होगा ऐसा क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका खिलौना उद्योग, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 18। जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। 18 नंबर प्रश्न में सामने बोला गया देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। कितने आर्थिक क्षेत्र में बांटा गया पूरा देश को। 10, 7, 15, 5। जल्दी बता देंगे इसका आंसर। तो देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा आपका 10। कितना, 10 क्षेत्र में बांटा गया, विशेष आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, विकसित किया गया। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 19 यानी कि 19 नंबर। कहा गया बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। बिहार की सीमा देखिएगा, यहाँ पे बिहार की बात की गई है। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। 6283 किलोमीटर या 5283 किलोमीटर, 7283 किलोमीटर या 8500 किलोमीटर। इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, इसका जो सही जवाब है यानी कि सही उत्तर जो होगा विकल्प नंबर ए 6283 किलोमीटर। कितना, 6283 किलोमीटर। बस क्लास में अब एक्टिव रहेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा, आपको सुन के याद हो जाएगा। कि कैसे याद हो जाएगा, सुन के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और चुनिंदा क्वेश्चन है, काफ़ी चुन के बनाया गया क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर बोला गया तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई गहराई को क्या कहते हैं। ठीक है, तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान में मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं बतानी है। यहाँ बोला गया आपका पहला विकल्प स्थानिक ऊंचाई, दूसरा विशेष ऊंचाई, तीसरा समुच्च रेखा और चौथा बोला गया त्रिकोणमितीय स्टेशन। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सब स्टूडेंट। इसको कहते हैं हम लोग विशेष ऊंचाई। क्या बोलते हैं, विशेष ऊंचाई, यानी कि विकल्प नंबर हो जाएगा आपका बी, है ना।
तो यहाँ पे हम लोग 10 लगभग आधे क्वेश्चन को देख चुके हैं, यानी कि हम लोग 20 प्रश्नों को देख चुके हैं। तो 20 प्रश्न और आने वाले हैं आपके सामने, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सब स्टूडेंट एक्टिव रहेंगे और आंसर बताएंगे। चलिए आ गया आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है वो आपका 21, यानी कि 21। यहाँ पे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया। 21 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है, यानी कि हमारा क्या अर्थ होता है, किससे, लैंगिक विभाजन से। पहला विकल्प स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर। दूसरा विकल्प में बोला गया समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। तीसरा विकल्प बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। और चौथा बोला गया आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो देखिए यहाँ पे चारों विकल्प में जो सबसे बेहतर विकल्प आपको दिख रहा होगा वही इसका आंसर होने वाला, यानी कि इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका विकल्प नंबर बी। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी कि जो लड़का है वो ये काम करेगा या जो लड़की है वही ये काम करेगी। इसी को हम लोग कहते हैं लैंगिक विभाजन, यानी कि लिंग के हिसाब से जो विभाजन की जाती है, मेल और फीमेल के हिसाब से जो विभाजन की जाती है उसी को कहते हैं हम लोग लैंगिक विभाजन। ठीक है, चलिए इतना ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है वो आपके सामने देखिएगा, आ गया आज यहाँ पे आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया आपका भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। सही कथन चुनना है भारतीय संविधान में, है ना। बोला गया पहला विकल्प में यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता। पहला विकल्प का यह धर्म के नाम पर भेदभाव की मनाही करता है, बिल्कुल ये बात सही है। फिर आगे विकल्प भी देख लेते हैं, यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है, ये कथन बिल्कुल बी का गलत है और इनमें से कोई है तो नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हमारा संविधान कहता, पहले ही पढ़े होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व पर है ना। यहाँ पे कहता है संविधान में कि भारत में रहने वाले कोई भी धर्म के लोग हो सब क्या आपस में बराबर है। ठीक है, किसी भी एक विशेष धर्म को यहाँ पे हम उसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। ठीक है, सब स्वतंत्र है अपने अपने धर्म को मानने में। चलिए अगला प्रश्न नंबर है वो 23, जल्दी से देंगे इसका आंसर। बोला गया सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश में एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कराती है। सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, बहुत इजी क्वेश्चन था। सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है, क्योंकि यह जो है देश की एकता को कमजोर करती है। सत्ता में साझेदारी क्या होता है, यह इसका आंसर क्या होगा आपका, क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं होगा तो क्या होगा, देश की एकता क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 23 भी देख लेते हैं। 23 में कहा गया आपका वर्ष 1975 भारतीय राजनीति के लिए जाना जाता है, यानी कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है ये बताना है। पहला आपका इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। दूसरा विकल्प है श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। तीसरा बोला गया देश में आपातकाल लागू हुआ था। और चौथा है जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो वर्ष 1975 जो आपका लोकप्रिय है, काफ़ी फेमस जो है वो है आपका देश में आपातकाल लागू हुआ था, यानी कि इमरजेंसी लागू हुआ था भारत में 1975 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 25 में कहा गया, बोला गया यहाँ पे बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे सब स्टूडेंट। तो जो क्लास में देरी से होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और यहाँ से आप बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम यहाँ पे सोशल साइंस के सेट नंबर 2 का यहाँ पे हम लोग क्लास कर रहे हैं। इससे पहले सेट 1 का क्लास हो चुका है और यहाँ से बहुत सारे सेट का हम लोग क्लास करेंगे। ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव भी होगा, साइंस, सोशल साइंस और मैथ और लैंग्वेज पेपर का भी होगा। तो बस धैर्य बना के लगातार क्लास से बने रहेंगे शाम के 6 बजे से। चलिए इसका भी आंसर बहुत सारे स्टूडेंटों का आ चुका है, बहुत सही आंसर आया। चलिए तो हम भी अब इसका आंसर बता देते हैं बिल्कुल सही। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका जयप्रकाश नारायण। कौन, जयप्रकाश नारायण, यानी कि विकल्प नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 26 में कहा गया नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। नर्मदा है ना, नर्मदा घाटी परियोजना
किस राज्य से संबंधित है वो हमें बतानी है। 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये विकल्प नंबर ए में है। 3-3 आपका यहाँ पे राज्य दिया गया। इसका जो सही आंसर होने वाला बता देंगे जल्दी से सब स्टूडेंट। चलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी कि विकल्प नंबर डी। क्या आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आपका नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न नंबर है वो आपका 27 भी आपके सामने है क्लियर। 27 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है बता देनी है जल्दी से आंसर। पहला विकल्प सरकार, दूसरा आपका न्यायपालिका, तीसरा संविधान, चौथा विकल्प में है राजनीतिक दल। तो लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? तो लोकतंत्र का जो प्राण माना जाता है वो माना जाता है आपका राजनीतिक दल को। किससे? राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, ठीक है। और संविधान की आत्मा की बात करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं प्रस्तावना, है ना। यहाँ पे राजनीतिक दल का जो लोकतंत्र का जो प्राण होता है वो होता है आपका राजनीतिक दल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा 28 में कहता है आपका दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए जल्दी से बता देंगे सब स्टूडेंट, दल बदल कानून किस पर लागू होता है। चलिए बहुत अच्छा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सांसदों और विधायकों पर, यानी कि विकल्प नंबर फर्स्ट ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आंसर सब स्टूडेंट बताएंगे ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे, ताकि आपको फिर से स्टडी करने के लिए आप लोग सेल्फ स्टडी भी करना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ। जेडीयू, जिसको हम लोग कहते हैं जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, यानी कि नीतीश कुमार जो है इसी पार्टी से है, जनता दल जेडीयू से, है ना, जनता दल यूनाइटेड से। इस पार्टी का गठन कब हुआ? यहाँ भी 4 विकल्प है, 1992 है, 1999, 2003 और 2004। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1999, विकल्प नंबर बी, यानी कि जेडीयू जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ वो हुआ था 1999 में। चलिए अगला प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका यहाँ से 30 नंबर, चूंकि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे रिपीट किया गया। सेकेंड सेट हम लोग अभी देख रहे हैं, फर्स्ट सेट हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, सबको पता चल गया। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न को फिलहाल पहले देख लेते हैं। कहा गया निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे देखिएगा वही आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो हर एक स्टूडेंट को इसका आंसर याद होना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र का जो आंसर होने वाला वो होने वाला आपका कृषि क्षेत्र। क्या होगा आपका? कृषि क्षेत्र, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा आपका कृषि क्षेत्र, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। और अगर द्वितीय क्षेत्र रहे तो द्वितीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को कहते हैं हम लोग सेवा क्षेत्र। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर देंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आपका 31 में कहा गया जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। ठीक है, यानी जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वह देश क्या कहलाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो उसके कहते हैं हम लोग विकसित। क्या बोलेंगे? विकसित देश। जैसे भारत क्या है? तो भारत आपका विकासशील देश है, यानी कि हम कह सकते हैं अर्ध विकसित। लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब क्या आपका विकसित देश है, क्योंकि वहां की राष्ट्रीय आय क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 32। चलिए इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन 2 भागों में डिवाइड हो गया। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सब। चलिए क्लियर है, ऑप्शन भी क्लियर है। चलिए क्लियर है इतना। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। बिहार का कौन सा जिला में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है। 4 विकल्प है, पटना, गया, शिवहर और नालंदा। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा पटना जिला बिहार का जो है आपका कह सकते हैं कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, बस आंसर में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कहा गया भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? भारत का केंद्रीय बैंक बता देनी है कि कौन सा है भारत का केंद्रीय बैंक। 4 विकल्प यहाँ मौजूद है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अब ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत बार हम आपको बता चुके हैं।
इसका सही आंसर क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीआई, जिनको पैसा छापने का यानी कि नोट छापने का अधिकार होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कब हुई है? 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 34 में कहा गया यहाँ पे व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण व्यावसायिक बैंकों का कब किया गया? सबसे पहले। ठीक है, यहाँ भी दिए गए कितने विकल्प? तो दिए गए 4 विकल्प। कितने हैं? 4 विकल्प। चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 4 विकल्प होगा ही। तो बता देंगे जल्दी से विकल्प नंबर कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका विकल्प नंबर सी, 1969। कब? 1969 में आपका सर्वप्रथम आप बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 35 भी क्लियर है। कहा गया ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? 4 विकल्प यहाँ भी मौजूद है। कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है और इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ तीनों से आपका ऊर्जा प्राप्त होता है, तो हम लोग कहेंगे इनमें से सभी। क्या बोलेंगे? इनमें से सभी, यानी कि विकल्प नंबर जो डी दिख रहा है वही इसका सही आंसर होगा। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, तीनों से ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर आएगा आपका 36। तो जो भी क्वेश्चन बचे हैं सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, है ना। लगातार क्लास में बने रहेंगे और आंसर बताते रहेंगे, चूंकि 4 क्वेश्चन और बचा ही है। कहा गया निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप जान लें, जब तक जिनको मालूम है आंसर बताते रहेंगे। वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में काम करती है वो कहलाती है आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी। अब विकल्प की बात करें तो पहला आपका फोर्ड मोटर्स है, दूसरा आपका सैमसंग है, तीसरा आपका कोका कोला है, चौथा बोला गया इनमें से सभी। तो यहाँ पे इनमें से सभी जो है तीनों कंपनी जो आपकी जो दिख रही है वो आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि तीनों कंपनी जो है एक से अधिक देशों में काम करने वाली है, जिस कारण से इसको कहेंगे हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विकल्प नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 39 नंबर प्रश्न में 37 में कहा गया आपका उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाई जाती है? कब? उपभोक्ता अधिकार दिवस। जो पिछला क्लास देखे होंगे वहां पे हम आपको बताए हैं कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। हम आपको पिछले क्लास में यानी कि सोशल साइंस का जो फर्स्ट सेट था उसमें बता चुके हैं। तो वहां आंसर हुआ था 1886। कब? 1986। एक मिनट 1986 में आपका उपभोक्ता अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। वहीं पे आपको हम बता दिए थे कि उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाई जाती है कब। तो वो दो तरह की मनाई जाती है, एक विश्व में, एक भारत में। तो इसका जो सही जवाब होगा, यहाँ पे तो विश्व और भारत कोई चर्चा है नहीं, लेकिन विकल्प में कोई एक ही दिखेगा। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका 15 मार्च। कब? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाई जाती है और 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाई जाती है। 24 दिसंबर तो ऑप्शन में है नहीं, राइट आंसर का होगा 15 मार्च। कब? 15 मार्च क्या? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 38 में कहा गया यहाँ पे, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 में पूरा क्लियर करके दिखलाएंगे क्वेश्चन आपको। बोला गया किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो शिकायत कर सकता है, उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। यानी कि उपभोक्ता के साथ अगर धोखाधड़ी होती है वो उसका जो मामला है वो 20 लाख रुपया से अधिक का और 1 करोड़ से कम का, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम का है मामला, तो वो अपना शिकायत कहाँ दर्ज करेगा उपभोक्ता? जिला फोरम है, राज्य फोरम है, राष्ट्रीय आयोग है, या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो अब अपना जो शिकायत दर्ज करेगा वो करेगा आपका राज्य आयोग में। कहाँ? राज्य आयोग में। चूंकि यहाँ पे 3 सेक्टर होते हैं, एक जिला होता है, एक राज्य होता है और एक देश होता है, जो कि आपको राष्ट्रीय आयोग दिख रहा होगा। राष्ट्रीय आयोग दिख रहा होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका राज्य आयोग। और 1 करोड़ से अधिक का मामला अगर 1 करोड़ से अधिक का मामला होगा तो वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रीय आयोग में। अब 20 लाख से कम का मामला होगा, यानी कि 20 लाख रुपए तक का मामला हो या रुपया हो या उसकी वस्तु हो कोई, तो उसका आंसर का होगा जिला फोरम। ठीक है, यहाँ पे आंसर का होगा आपका राज्य फोरम, यानी कि विकल्प नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो आपका 39 नंबर में कहा गया सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का प्रमुख कारण बताना। सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब होगा बहुत इजी है, जल्दी से बता देंगे सब स्टूडेंट। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला आपका समुद्र में भूकंप का आना। क्या? समुद्र में भूकंप का आना। चलिए अगला प्रश्न जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग 40 महत्वपूर्ण यानी कि टॉप सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे थे। तो 40 नंबर प्रश्न में कहा गया भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर
पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, भूकंप केंद्र, जहाँ पे भूकंप का केंद्र होता है उसको पृथ्वी पर जो केंद्र होता है वहाँ पे उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसका जो सही जवाब होगा उसको कहेंगे हम लोग अधिकेंद्र। यानी कि जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग अधिकेंद्र। यानी कि विकल्प नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब। तो ये थे आज के क्लास के 40 महत्वपूर्ण यानी कि टॉप क्वेश्चन। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक तो जरूर कर देंगे और फिर से रिपीट कर लेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। और जिन स्टूडेंटों को ये सेट चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सेट है और सब सेट का हम क्लास भी कराएंगे, तो जिनको सेट चाहिए हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, आपको सेट उपलब्ध करा दी जाएगी। और जो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।